हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। स्वागत है बच्चों आपका। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये मार्च 2023 स्टैंडर्ड 10th, अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं स्टैंडर्ड 10th के, और आज 20 मार्च को आप आपका साइंस का पेपर देकर आए हो, तो पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हालांकि आपने कहीं ना कहीं आपने मैच किया होगा, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, बहुत ही स्पीडली मैं आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पे कोई नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर यू, एंड इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज आल्सो फॉर यू। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर सेम ही रहता है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पेपर इन हिंदी इंग्लिश बोथ, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम के विद्यार्थी हो, पेपर सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, ऑप्शन भी सेम है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बच्चों, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है और समझना है। लुक एट द सेक्शन ए का सवाल देखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, each question carries 1 mark. Water is removed when substance X is heated, as well as its color changes from green then substance X. सवाल क्या कहता है कि पदार्थ X को गर्म करने पर उसमें से वाटर जल दूर हो जाता है और क्रिस्टल का हरा रंग परिवर्तित हो जाता है, तो यह पदार्थ कौन सा है? तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो बच्चे, इसमें ऑप्शन नंबर सी है, फेरस सल्फेट है। वो सब्सटेंस एक्स, पदार्थ एक्स क्या है? फेरस सल्फेट है, जिसका जो हरा रंग है वो धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, वो सफ़ेद रंग में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है बच्चे? फेरस सल्फेट है। बहुत बच्चों मैंने देखा कॉपर सल्फेट टिक कर दिए हैं, लेकिन वो गलत है। सही आंसर आपका क्या है? फेरस सल्फेट है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दूसरा क्वेश्चन, नेम ऑफ द बिलो कंपाउंड फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर, यानी इसकी संरचना से, निम्न यौगिक की संरचना से उसका नाम बताना है। तो बच्चों, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ OH जुड़ा है। हम सबको पता है बच्चों कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बनिक यौगिकों में फंक्शनल ग्रुप OH ऐड रहता है तो अल्कोहल हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये कंफर्म है कि अल्कोहल है, लेकिन कौन सा अल्कोहल है? अब पहली बात तो देख लो, दोनों सिंगल बॉन्ड से, दोनों कार्बन कितने बॉन्ड से हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो काउंट द कार्बन का नंबर आपको काउंट करना है। कार्बन नंबर इसमें 1 और 2, 2 ही कार्बन है। 2 कार्बन हो तो 8 होता है, और उसमें अगर OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो एथेन में ऑल ऐड हो जाता है। सो द राइट आंसर इज बी, इथेनॉल। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो यौगिक की संरचना है, वो किसकी है? इथेनॉल की है। ओके, लेट्स मूव अहेड। बहुत तेजी से फास्ट से करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। विच इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज मेंशन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आप देख पा रहे हो यहाँ ओवरी, अंडाशय, यूटेरस, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका। अब उसके बाद है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है बच्चों? वास डिफरेंस का मतलब होता है शुक्रवाहिका, और आपको पता है शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है। सो राइट आंसर इज वास डिफरेंस। हिंदी में कहोगे आप इसको शुक्रवाहिका। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत तेजी के साथ मैं लेने वाला हूं यहाँ पे, आप वीडियो में बने रहें कंटिन्यू। To check Ohm's law, teacher says student to join circuit and students join circuit as below। यहाँ पर कहानी क्या है कि एक शिक्षक जो है छात्रों के पास से ओम का नियम प्रतिस्थापित करने हेतु तो विद्युत परिपथ जोड़ने के लिए कहते हैं। छात्र निम्न प्रकार से परिपथ को जोड़ते हैं, और फिर यहाँ पे है द टीचर आस्क। टीचर यहाँ पे क्या पूछता है? टीचर आस्क द क्वेश्चन टू स्टूडेंट विच कंपोनेंट इज नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड इन सर्किट। सर्किट में कौन सा घटक है जो सही ढंग से जुड़ा नहीं है? वो कौन सा अवयव है, कौन सा घटक है जो सही तरीके से जुड़ा नहीं है? यहाँ पर बच्चों ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहले ऑप्शन देखने से पहले लुक एट द स्क्रीन पर आप देखो, यहाँ पर देखो एमीटर। एमीटर को हमेशा सर्किट में
वायर जो है वहाँ जोड़ते, आप यहाँ जोड़ सकते थे, इसको यहाँ जोड़ सकते थे। ये रेजिस्टेंस के ऊपर केवल वोल्टामीटर ही जुड़ता है, एमीटर यहाँ पर नहीं जुड़ता है। तो यही से हमको क्लियर हो गया कि राइट आंसर क्या है, एमीटर है। यानी एमीटर को सर्किट में, परिपथ में सही ढंग से क्या किया गया है, नहीं जोड़ा गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस ट्रू। सही बने सेंटेंस, इसलिए खाली जगह हमें भरना है। किसी कोश में, लुक एट द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डिपेंड ऑन फार्मूला। कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसपे किसी भी कक्षा में, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो बच्चों आपको अच्छे से तरह से याद है कि ये जो 2n² का फार्मूला है, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सेल। अगर आपको पहली सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आप 2 × 1² करोगे, क्या हो जाएगा 2। अगर आपको पता करना है कि फोर्थ ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाए 16, 6 2 2 जा 13। यानी किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, वो किस पे डिपेंड होता है। ये फार्मूला है 2n² का फार्मूला। यानी किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के फार्मूले पे क्या करती है, डिपेंड करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्लाज्मोडियम डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय। यानी जो प्लाज्मोडियम है वो विभिन्न पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है, और ये घटना को क्या कहते हैं, बहुभाजन। हिंदी में इसको बहुभाजन कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या है, मल्टीपल फिशन। तो यहाँ पर खाली जगह में आपका क्या आएगा, मल्टीपल फिशन इज द राइट आंसर। बहुविभाजन या बहुविखंडन भी कह सकते हैं। अमीमा में द्विविभाजन, द्विविखंडन होता है, और आपका जो ये है इसमें क्या होता है, बहुविभाजन होता है, बहुखंडन भी कह सकते हैं। अगला सवाल आपका 7 नंबर का है कि आप इसको देख सकते हो। प्रकाश पादुकोण was player of badminton as well as his father of a famous actress Deepika Padukone. Neither game or acting is part of hereditary because there is no change in reproductive cell of। यहाँ पर क्वेश्चन को बच्चों समझिए कि यहाँ पर प्रकाश पादुकोण एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और साथ साथ में फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के पिताजी भी हैं। अब यहाँ पे नाइदर गेम और एक्टिंग पार्ट ऑफ हेरिडिटरी, यहाँ पर न तो खेल और न ही जो एक्टिंग है वो आनुवांशिक लक्षण है। बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ फादर, यानी किसके सेल में, प्रजनन कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो। तो आपको क्या बताना है कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिताजी प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, और खेल या अदाकारी जैसी क्षमताएं आनुवांशिक नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसी क्षमताएं लैंगिक कोशिकाओं में परिवर्तन नहीं ला सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर बच्चों क्या होगा, हिज फादर प्रकाश पादुकोण, फिल इन द ब्लैंक्स में उनके पिताजी, यही हमको करना है। अब अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो डायोप्टर ही है, जिससे डायोप्टर इज यूज टू मेजर द पावर ऑफ लेंस। यानी कौन सा मात्रक यूज़ किया जाता है लेंस की पावर को मेज़र करने के लिए, तो डायोप्टर है। तो डायोप्टर को कैपिटल डी से हम भी क्या करते हैं, शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे कह रहे हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ये इनका कहना है। तो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है, फॉल्स है, गलत है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध होता है। ये पूरी तरह से क्या है बच्चे, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, कि सेचुरेटेड कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, अनसेचुरेटेड कार्बन के बीच में नहीं। ओके, नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन नंबर देखो।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। जो लैंगिक प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन में संतानोत्पत्ति करने के लिए दो जीव भाग लेते हैं। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल क्या है, ट्रू है, सत्य है। सीधा क्वेश्चन नंबर 11, सोलर कुकर अचीव हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर फॉर फोकस द रेज ऑफ द सन। यहाँ पे कह रहे हैं जो सोलर कुकर है वो सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करता है, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करता है। तो बच्चों ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर कौन सा दर्पण आता है, कौन सा मिरर आता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स नहीं, यहाँ पर होना चाहिए कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर होता, अवतल दर्पण होता, तो ये सेंटेंस राइट होता। कॉन्वेक्स मिरर होने की वजह से ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है, असत्य है, गलत है, सत्य नहीं है। चलो बच्चों, अब एक 12 नंबर का सिंगल 1 नंबर मार्क्स वाला सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज पीरियाडिक लॉ ऑफ मेंडलीव, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है। तो मेंडलीव की जो पीरियाडिक टेबल है इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। ये किस पे बेस्ड है, परमाणु भार पे बेस्ड है, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर क्या है, बेस्ड है। क्या, मेंडलीव की जो पीरियाडिक टेबल है। ओके, अब इन्होंने क्या बताया था कि ही प्रपोज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वैरीड रेगुलरली विद द एटॉमिक मास, यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती होते हैं। यानी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार जब बदलता है, एटॉमिक मास चेंज होता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एलिमेंट की क्या हो जाती है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है। यही है मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत। नाउ यहाँ पर एक सेंटेंस है, क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम ऑफ सब्सटेंस विच इज यूज बाय डॉक्टर टू क्योर ब्रेन फ्रैक्चर। अगर सॉरी बोन फ्रैक्चर, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, बोन फ्रैक्चराइज हो गई, हड्डी टूट गई है, तो कौन सा केमिकल रसायन पदार्थ इस्तेमाल, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उस पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर देखो, अब रासायनिक नाम पूछा है, जनरली उसका सामान्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जनरल नाम क्या है उस पदार्थ का, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और उसका यहाँ पर केमिकल नेम पूछा है, तो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब उसका फार्मूला है CaSO4 × ½ H2O। Ca से हुआ कैल्शियम, SO4 से हुआ आपका सल्फेट, और यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो आधा है, इसीलिए वर्ड आया है हेमीहाइड्रेट। ओके, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको आप क्या कहते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हो, दैट इज द राइट आंसर। डॉक्टर फ्रैक्चर बोन को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों, बहुत लोगों ने प्लास्टर ऑफ, जैसे जिस बच्चे का ये पेपर है उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे लिख दिया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हालांकि तो सही है, लेकिन यहाँ पर जनरल नाम नहीं पूछा। जनरल नेम अगर पूछा होता क्योर करने के लिए, बोन फ्रैक्चर के लिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाज ओके। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि इसका केमिकल नेम आपको बताना है, केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है सब्सटेंस का, तो सब्सटेंस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या देते हैं बोर्ड वाले, बाकी तो इसके हिसाब से ही है। अब यहाँ पर एक 14 नंबर का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, 3 स्टूडेंट्स सलमान, सुरेश एंड शिवानी हैज अ डिफरेंट मिरर्स एज बिलो। यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं, 3 छात्र हैं, सलमान, सुरेश और शिवानी, और उनके पास नीचे दिया हुआ ये मिरर है, दर्पण है। अब क्वेश्चन है कि 3 स्टूडेंट्स ट्राई टू गेट इमेज ऑन स्क्रीन, हु गेट सक्सेस। 3 विद्यार्थी हैं, तीनों इमेज को मिरर यानी स्क्रीन पर, पर्दे पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो कौन सा बच्चा सक्सेस होगा, कौन सा स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, 2 बातें आप समझ लो। सलमान के पास जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, आप देख सकते हो, वो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। सुरेश के पास कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। और शिवानी के पास कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। अब आपने पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण है,
उससे रियल इमेज बनती है। रियल इमेज बनती है, वास्तविक इमेज बनती है, और वास्तविक इमेज को, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर, पर्दे पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा, शिवानी। शिवानी इज द राइट आंसर, क्योंकि शिवानी ने जो मिरर लिया है वो क्या है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। By which program succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 level, यानी 1986 के स्तर पर वर्ष में कौन सा प्रोग्राम सफल हो गया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीज करने के लिए, रोकने के लिए। यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है बच्चे, ये प्रदूषक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखने की बात किस कार्यक्रम में निर्धारित की गई थी, एग्रीमेंट को साइन किया गया था। तो ये जो एग्रीमेंट है वो UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने में क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था। प्रोग्राम का नाम क्या है, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके अगला है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है। तो ऑल दैट बायोडाइवर्सिटी इज ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ वी विल फाइंड इन वन एरिया। एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवनों को ही हम क्या कहते हैं, विविध प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस and even microorganism like bacteria that make up our nature our world, वही क्या कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। मतलब एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव, वनस्पति से लेके, प्राणी से लेके, फंगस से लेके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके, प्लांट्स, सब मिला करके ही उसी हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जो छोटे सवाल हैं बच्चों, मैं उसको यहाँ पे सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट H2SO4, मतलब जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको क्रिया बतानी है, और इन द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, यानी जिंक की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और जिंक बिटवीन जिंक एंड मेटल डाइल्यूट। अब उसके बाद अगला है कि बट रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस वाई। सवाल हुआ कि केमिकल रिएक्शन लिखना है कि जब जिंक मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब जिंक मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। आपको क्या करना है, बताना है कि जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण बताना है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, लेकिन जिंक धातु तनु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है, क्यों। तो यहाँ पर पहले तो रिएक्शन आप देख लो कि जिंक Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपका रिएक्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस क्यों नहीं होती, वो समझ लो। कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर, यानी जिंक जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। उसका कारण क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बहुत ही क्या होता है, तीव्र, प्रबल कह सकते हो हिंदी में, प्रबल ऑक्सीडेशन करता पदार्थ है, जो हाइड्रोजन गैस जब उत्पन्न होती है तो उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करके उसे वाटर में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका नाइट्रिक एसिड, इसीलिए वो जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस न करके उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु की, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, वो डक्टाइल होते हैं, वो मैलेबल होते हैं, तमाम है, आप इसको बता ही सकते हो, इजी क्वेश्चन है। गिव साइंटिफिक रीजन मेटेलिक कंस्टिट्यूटिंग ग्रुप आर इंक्रीज एज गो डाउन इन पीरियडिक टेबल। तो आधुनिक टेबल में जब नीचे जाते हैं आवर्त सारणी में
तो ग्रुप में नीचे जाने पर धात्विक अवलक्षण बढ़ता है। तो सब कॉमन सवाल हैं, आपको यहाँ से मिल जाएगा। डॉबरेनर की लिमिटेशन क्या थी, क्लासिफिकेशन जो डॉबरेनर ने दिया था वो आपको बताना है। धमनी और सिरा, आर्टरी और वेन में आपको डिफरेंस बताना है। राइट नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट, वनस्पतियों में पादप में आपको उत्सर्जन बताना है। आसान क्वेश्चन है। हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड, यानी जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, ये सब हमें 2 नंबर के सवाल है बताना है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ गया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, फाइंड पावर। यहाँ पर सवाल क्या है कि किसी विद्युत बल्ब का जो रेटिंग है वो क्या है, 220 वोल्ट है और 100 वाट है, और जब इसे 110 वाट पर हम चालू करते हैं तब इसके द्वारा कितनी शक्ति, कितनी पावर इस्तेमाल होती है वो हमको बताना है। तो आपको यहाँ पर आप देख लो कि फार्मूला होता है P बराबर V²/R, P इक्वल टू V²/R। तो यहाँ पर अगर जब हमें R को निकालना है तो क्या हो जाएगा, V² क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका पावर पहले से वोल्टेज दिया है 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, तो 220 वोल्टेज का स्क्वायर/100, क्योंकि पावर यहाँ पर बल्ब की कितनी दी है, 100 वाट दी है। तो इस तरह से 48400/100, 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो 484 इसका क्या आ गया, यहाँ पर इसका R आ गया। फार्मूला होता है पावर निकालने का P बराबर V²/R। तो V² अभी अब हमको कितना लेना है, 110 वोल्ट पर अगर इसको चलाएंगे तब कितना इसकी पावर होगी, तो 110 का स्क्वायर बाई 484, तो 110 का स्क्वायर 12100 हो जाएगा, 48 से डिवाइड करोगे 25 वाट आएगा, 25 वाट आएगा, दैट इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, गिव रीजन इट इज नेसेसरी टू अर्थिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। देखो कहा कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं क्या ज़रूरी है उनके साथ क्या करना, अर्थिंग वायर को जोड़ना। तो ये आप अर्थिंग वायर का प्रयोजन उपयोग बता ही सकते हो। और उसके बाद अगला आपका जो सवाल है कि आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है AC करंट और DC करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस बताना है, ये आपको सीधा ही सवाल मिल जाएगा। अब अगला सवाल है एक्सप्लेन टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव बताना है एग्जाम्पल के साथ, ये भी आपको पता है। नाउ व्हाट इज डीकम्पोजर, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर, जो विघटक हैं पर्यावरण में विघटकों का रोल क्या है, भूमिका, अपघटक किसे कहते हैं, परितंत्र में अपघटक की भूमिका क्या है, ये भी आपको मालूम ही है। व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट टू बिकम मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ज़्यादा पर्यावरण प्रेमी बनने के लिए आपको अपनी आदतों में क्या परिवर्तन ला सकते हो वो बताना है। सजेस्ट योर 4 अप्रोचेज टूवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के संरक्षण के लिए आप 4 मुद्दे उपाय बताएं किस तरह से आपको जंगल को बचा सकते हैं। डिस्क्राइब कम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण आपको बताना है कि व्हेन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, वो क्या होता है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। राइट प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन बनाने की विधि और उसका उपयोग आपको बताना है। और अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो यहाँ कुछ रिएक्शन है, इनको कंप्लीट करना है जिसको मैंने बताया है, आप मैच कर सकते हो अगर आपने बनाया है तो। सोडियम क्लोराइड, जलीय सोडियम क्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है और अमोनिया के साथ तो 2NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग पाउडर भी कह सकते हो, खाने वाला सोडा भी कहते हो, और अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। अब कैल्शियम क्लोराइड एक्सेस, जब कैल्शियम क्लोराइड की वाटर में है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन हो गया। और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट सॉल्ट बन जाता है और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हमें पता है कि मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन करके कोई साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जिंक जो मेटल है वो आप कह सकते हो कि ये उभयधर्मी है और बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिप्रोड्यूस करिए। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विथ फिगर, आपको फिगर के साथ यानी चित्र के साथ विद्युत विभाजन बताना है, तांबे की शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी विधि बतानी है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एक्सप्लेन इट्स फंक्शन,
यानी आपको तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है और उसके फंक्शन कार्य बताने हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स एक्सप्लेन। बड़ा आसान सा सवाल है कि मनुष्य में बच्चे का लिंग किस तरह से निर्धारित होता है, वो आपको समझाना है। फॉसिल्स क्या हैं, जीवाश्म क्या हैं, और जैव विकास के प्रक्रम में, प्रोसेस में, इवोल्यूशन के प्रोसेस में वो हमें क्या बताते हैं, क्या जानकारी हमें उनसे मिल पाती है। डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो विथ फिगर। बहुत अच्छा सवाल है कि आपको इंद्रधनुष रेनबो का फॉर्मेशन बताना है, चित्र बनाकर आपको समझाना है। और यहाँ पर एक सवाल है, ऑप्शन में है कि स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग द लास्ट रो में बैठा है, उसको ब्लैक बोर्ड देखने में दिक्कत हो रही है। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। कौन सा डिफेक्ट हो सकता है। हाउ कैन इट बी करेक्टेड, एक्सप्लेन विद फिगर। आपको यानी आपको लघु दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि को, शॉर्ट साइटनेस को आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफाइन करना है, बताना है। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल है बच्चों, मे बी ये बुक का ही होगा, क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, आप डायग्राम को अच्छे तरह से देख लें। डायग्राम में यहाँ पर बताया गया है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 25 ओम। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक लैम्प है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 25 ओमेगा ओम है। एंड कंडक्टर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। यहाँ पर एक R1, ये आप जो देख पा रहे हो ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है। अब आपको करना क्या है कि फाइनली जो इसमें सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट का जो पावर है वो कितना है, 0.4 एम्पियर। आपको करना क्या है कि जो अननोन सर्किट में जो अननोन या रेजिस्टेंस जुड़ा है, ऐड हुआ है, कनेक्टेड है, इस ये कितना होगा उसको बताना है। तो बच्चों आप अगर आप देख पा रहे हो तो आप इस अगर डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये R1 और इसको आप एज्यूम कर लो R2, दोनों सीरीज कम्बिनेशन में क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। तो अगर इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, अगर आपको वो पता चल जाए, इसमें आपको R2 पता ही है 25 ओम है, और R1 तक ईजिली आप निकाल सकते हो। तो बहुत ही आसान है, एक फार्मूला हम जानते हैं, V बराबर ओम्स लॉ से V बराबर I इंटू R। यहाँ पे V टोटल वोल्टेज बैटरी का दिया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प 25 है, और यहाँ पर जो करंट है कितना फ्लो हो रहा है, I बराबर 0.4 एम्पियर। ओम्स लॉ हमको क्या कहता है, फार्मूला देता है V बराबर I इंटू R। तो R हमें अगर फाइंड आउट करना है तो R इक्वल टू हो जाए V बाई आई, रख दिया R बराबर V बाई आई। V कितना है 12 वोल्ट है, और I कितना है 0.4 है, और पॉइंट यहाँ से आप रिमूव करोगे तो ऊपर एक जीरो ऐड हो जाएगा, 120/4 से डिवाइड करोगे 30 ओम आ जाएगा आपका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो। और हमको पता है कि R1 एंड R2 आर इन द सीरीज कम्बिनेशन, जो R1 और R2 है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इसका फार्मूला बढ़ेगा R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ R1 निकालना है तो R माइनस क्या हो जाएगा R2, R माइनस R2। R टोटल कितना आया है 30, और R2 कितना है 25, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5 ओम। यानी इस तरह से इस जो अननोन है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 5 ओम। तो इस तरह से ये सोल्यूशन भी हो गया। उसके बाद स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल का आपको सिद्धांत बताना है, सौर सेल का सिद्धांत बताना है। बड़े आसान सवाल है। वाई आर वी लुकिंग एट द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम ऊर्जा के जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं, वैकल्पिक स्रोत हैं, उनको क्यों ध्यान में लेते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन एस्टरीफिकेशन विद एग्जाम्पल। यहाँ पर एस्टरीकरण अभिक्रिया का आपको उदाहरण बताना है। जब अल्कोहल की एसिड के साथ अभिक्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। संयोगीकरण संकलन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित आपको क्या करना है, बताना है। ये फर्स्ट चैप्टर का सवाल है। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, अथवा में कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, सहसंयोजक आबंध क्या है। मीथेन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, बताना है। फिर है व्हाट इज एक्सक्रीशन, ड्रॉ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। यानी आपको सर्जन क्या है, मानव में सर्जन का चित्र बनाकर उसकी रचना का वर्णन करना है। और उसके बाद द मोस्ट एंड ईजी जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ फिगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा का जो प्रजनन तंत्र है उसका डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद उसको एक्सप्लेन कर देना है।
बहुत ही जी सवाल है। एक्सप्लेन द फिगर रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास शेप एंड स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको क्या करना है, आयताकार गुटका जो रेक्टेंगुलर शेप है उससे लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, और उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम बता देना है। और उसके बाद व्हाट इज सोलेनाइड, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फ्लिक जनरेटेड फ्रॉम ए करंट कैरिंग सोलेनाइड कॉइल विद अ फिगर। बहुत सोलेनाइड क्या है, परिनालिका क्या है, आपको डायग्राम से विद्युत धारावाही परिनालिका से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता बतानी है। और इसी में और में है एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर ड्राइंग लेबल डायग्राम, यानी विद्युत जनरेटर का सिद्धांत बताकर एसी जनरेटर का डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन तो यू कैन सी इन द बुक, आपको पता ही होगा सब कुछ। तो जहाँ तक है आई होप कि आपको बात समझ में आई हो, आपने बहुत अच्छे से मैच कर लिया होगा। आप सबका पेपर कैसा गया वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चों। ऑन सैटरडे संडे आई हैव टेकन अ लाइव क्लास, मैंने उसमें लिया था और सेक्शन सी और डी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ओके, थैंक यू सो वॉचिंग फॉर द वीडियो टिल देन।